कोशिश ये थी कि वो अपराधी को ग्लानि होनी चाहिए कि उसने क्या गलती की, अपराधी को पता होना। जब मैं दुर्ग में गया था तो उस टाइम सड़क पर केक काटना तलवार से उसको लोग फैशन मानते थे। बिल्कुल देखें, एक आदमी टेढ़ा गाड़ी चला रहा है, 100 लोग उसको ट्वीट करके उसको अंगूठा दिखाते थे, कोई दिल का साइन बनाते थे, उसी को अच्छा समझाता। आप रोड में भी वही अंदाजे बात करते हैं, कोई महिला जा रही तो तुमको तुम्हारे पति से प्यार नहीं है क्या, और तुम उसकी जान गंवाना चाहती क्या, इस तरह के शब्द, क्या वो देखिए मैं बार बार इसलिए उन शब्दों को बार बार कह रहा हूं क्योंकि आप ज्यादातर इंस्टाग्राम में या फेसबुक में, ट्विटर में ये ज्यादातर ट्रेंड कर रहा है। जब मैं दुर्ग में गया था तो 10% लोग हेलमेट लगाते थे। जब मैं दुर्ग में निकला तो हाईवे में 90% लोग हेलमेट लगाते थे। जब मैं गया तो डेली वहां पे साल में 360 लोगों की जाने जाती थी। पहली बार ऐसा हुआ कि मार्च, अप्रैल, मई, जून के महीने में पिछले साल के मुकाबले डेथ। ये खामियाजा तो नहीं है कि दुर्ग से अचानक, क्योंकि कई ऐसे लोगों को आपने रोका होगा जो तो कैमरा में भी आए होंगे, कई नहीं आए होंगे, कई शिकायत नहीं किए होंगे, लेकिन ऊपरी तौर पे उनकी बात होती रही होगी कि इनको हटाया जाए यहाँ से, क्योंकि हमारे काम को ये रोक रहे हैं। देखिए अपराधी 150 हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए, एक व्यक्ति ने भी दोबारा अपराध नहीं किया और उनके दोस्तों ने भी अपराध छोड़ दिया। माननीय राजनीति के लोग हों, माननीय पुलिस के बच्चे हों, माननीय प्रेस के लोग हों, वो लोग किसी भी, सबको हमने बराबरी में तोला। कभी किसी को अमीर गरीब में अंतर नहीं किया, कभी किसी पद पे अंतर नहीं किया। जगह खराब नहीं है, आदमी खराब होता है, हर जगह काम करने का स्कोप है। तो मैं इस स्टेटमेंट से बिल्कुल वाकया नहीं रखता कि मुझे डिमोट किया गया है। मैं तो मानता हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट जिला था, धार्मिक उन्माद हुआ था, चुनाव नजदीक है, इसके लिए चैलेंज के रूप में मुझे यहाँ भेजा गया। एक रोता हुआ है एसपी दंतेवाड़ा घटना के बाद, हमने पहली बार देखा कि एक रोता हुआ एसपी मिला हमको। यूँ तो प्राकृतिक में कई रंग है, हर रंग का एक अलग ही महत्व है, लेकिन जब बात आती है इंद्रधनुष की तो हर कोई टकटकाई लगाए देखते ही रहता है। उसी तरह हमारे साथ एक ऐसे सितारा जिसके कंधे पर ही स्टार है, जो कि सोशल मीडिया तो स्टार है ही, लेकिन उसके कंधे पर एक स्टार है, साथ में अशोक स्तंभ, जो आईपीएस को प्रूव करता है। हालांकि जिस बैकग्राउंड से वो आए थे वो तो एक चिकित्सक के रूप में था, लेकिन पुलिस फेस में आए और इस तरह से छा गए जैसे एक सितारा छाता है। हमारे साथ है आईपीएस पल्लव सर। सर नमस्कार। धन्यवाद सर। आप एक सादे ड्रेस से खाकी वर्दी में आए, निडिल को छोड़ करके सरकारी गन में आ गए, एमबीबीएस से सीधा आईपीएस में आ गए। क्या उधेड़-बुन मन में चल रही थी, किस तरह के अब आए? मेरी हमेशा कोशिश थी कि समाज के बीच में आके, जनता के बीच में आके ज़्यादा जनता तक पहुंचकर उनके लाभ के लिए काम कर सकूं। और इस देश में सिविल सर्विसेज सबसे अच्छा अपॉर्चुनिटी है एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रह के लाखों लोगों के लिए जीवन में सुधार लाने का। मैं डॉक्टर था नहीं, डॉक्टर हूँ भी, अभी भी डेली 10 से 15 मरीज मैं सुबह देखता हूँ। काफ़ी सारे ऑनलाइन मेरे काउंसलिंग में रहते हैं। एक डॉक्टर, वन फॉर डॉक्टर ऑलवेज अ डॉक्टर। और डॉक्टर होने का एक फ़ायदा है कि मैं लोगों की भावनाओं को समझ सकता हूँ। मैं क्वालिफाइड साइकेट्रिस्ट भी हूँ, मनोचिकित्सक हूँ। तो लोगों की भावनाओं को समझना, लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि मैंने नशे में भी इंडिया का जो अपेक्स ट्रीटमेंट सेंटर है, नेशनल ड्रग डिपेंडेंस एंड ट्रीटमेंट सेंटर गाज़ियाबाद में, वहाँ पे मैंने 6 महीने काम किया है। तो वो भी क्वालिफ़िकेशन मुझे काम आता है। मेरी ये सोचना है कि आदमी ज़िंदगी भर में जो भी चीज़ सीखता है, जो भी गुण सीखता है, जो भी स्किल सीखता है, वो हमेशा काम आता है। आदमी को लगातार निरंतर सीखते रहना चाहिए और जो आपने सीखा है उसको जनता के भलाई के लिए उपयोग करना चाहिए। तो निश्चित रूप से जो स्किल है वो काम आता है। मैं फॉर्चुनेट हूँ कि भारत देश में मैं बड़ा हुआ हूँ, जहाँ पूरी मेरी पढ़ाई जो है, स्कूल हो, कॉलेज हो, वो सारे गवर्नमेंट फंडेड रहा है। गवर्नमेंट कॉलेज से स्कूल किया है मैंने, कॉलेज किया है, और टैक्स पेयर्स मनी से मैंने पढ़ा है। और मेरी कोशिश है कि मैं उस स्किल्स को जनता के भले के लिए इस्तेमाल कर सकूँ। आपने चिकित्सक की बात की, थोड़े से बात को आपके पारिवारिक बैकग्राउंड की ओर लेके जाते हैं। जब आप एग्ज़ाम की तैयारी के लिए गए और लास्ट चांस था आपके लिए, आपके ससुर, जो कि आपकी बीवी भी प्रेग्नेंट थी,
और सबसे बड़ी बात है कि आपके ससुर कहे होंगे कि यार मैं तो डॉक्टर को दिया था, ये कहाँ जा रहा है, लास्ट चांस है। घर वाले सोचे होंगे, मोहल्ले वाले सोचे होंगे, या जिनके साथ आप काम कर रहे होंगे वो भी सोचे होंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि आपका लास्ट चांस है। कई सारे लोग अभी कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, कई लोग पास हो रहे हैं, कई लोग फेल हो रहे हैं, पास होने के बाद भी सक्सेस उनको अच्छे से नहीं मिल पा रहा है। लास्ट चांस रहने के बावजूद आप मैंने बहुत ही लेट 29 के एज में तैयारी स्टार्ट की। उस टाइम 30 एज हुआ करता था जनरल में। एक अटेम्प्ट था मेरे पास। निश्चित रूप से घर वाले शशांकित थे, थोड़ा परेशान थे, क्योंकि मैं एक वेल सेटल्ड करियर था। मैंने इंडिया के सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज एम्स न्यू दिल्ली से मैंने MD किया है सेक्रेटरी में, और वहाँ पे सीनियर रेजिडेंसी किया। काफ़ी वहाँ पे मैं फैकल्टी ज्वाइन कर सकता था, कोई कॉर्पोरेट हॉस्पिटल ज्वाइन कर सकता था। वाइफ भी मेरी प्रेग्नेंट थी उस टाइम, वो भी पटना में थी, मैं दिल्ली में तैयारी कर रहा था। तो निश्चित रूप से एक घर वालों के मन में एक शंका रहता है, परेशान रहते हैं। कभी कभी जब आप बहुत किसी चीज़ से प्यार करते हैं तो उसके लिए काफ़ी सोचते हैं, और कहीं ना कहीं डर आपके अंदर बैठता है। हाँ। तो बहुत ज़रूरी है कि हम खुद को पहले डिसाइड करें कि हमें क्या तैयारी करनी है। यदि हमने डिसाइड कर लिया कि हमें तैयारी करनी है, तो आसपास जो आपके क्लोज लोग हैं वो आपका साथ ज़रूर देंगे। और सबसे बड़ा मोटिवेशन सेल्फ मोटिवेशन है। यदि आपने सोचा है कि तैयारी करनी है तो पूरे दिलो जान से तैयारी कीजिए। बहुत ज़रूरी है कि आपने जो 12th में, ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं उसको अच्छी तरह पढ़े हों। यदि आपने स्कूल में, कॉलेज में पढ़ाई अच्छी तरह करी है तो सारे एंट्रेंस आपके लिए आसान रहेंगे। यदि आपने एक लेवल पे तैयारी नहीं की है, मेहनत नहीं की है, निश्चित रूप से आपको मेहनत ज़्यादा करने की आवश्यकता है। UPSC, PSC ये सारे ऐसे एग्ज़ाम हैं जो गरीब हो, अमीर हो, किसी भी जाति का हो, संप्रदाय का हो, सरकारी स्कूल का हो, प्राइवेट स्कूल का हो, गरीब बच्चा हो, अमीर बच्चा हो, सभी के लिए अपॉर्चुनिटी है। ये इस देश की खूबसूरती है कि यहाँ एक किसान का बच्चा भी IAS IPS बन सकता है, एक कॉर्पोरेट का बच्चा भी बन सकता है, एक व्यापारी का बच्चा भी बन सकता है। जो मेहनत करेगा वो शासन और प्रशासन के उच्च पदों तक पहुँच सकता है। यही इस डेमोक्रेसी की कामयाबी है। यदि आप गरीब पृष्ठभूमि से हैं, ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं, तो हो सकता है आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता पड़े, लेकिन सफलता मेहनत करने वालों को मिलती है। और इस देश में जितने बड़े एंट्रेंस एग्ज़ाम हैं, छोटे से बड़े जितने एंट्रेंस एग्ज़ाम में, वो सारे फेयर हैं और सारे मेहनत करने वालों को मिलता है। काफ़ी लोग जो है तैयारी के टाइम में रूमर फैलाते हैं कि ये पेपर लीक हो जाता है, ये पेपर जुगाड़ से हो जाता है। मैंने देखा है कि 100 में 99% लोग, हो सकता है 100% आप मान लें, जो भी लोग हैं वो मेहनत करके ही आगे बढ़ते हैं। भारतीय पुलिस सेवा में आपका सिलेक्शन होने के बाद, क्योंकि बिहार का नाम कुछ दिनों से ज़्यादा चर्चा में है, चाहे सुशांत सिंह राजपूत के बात हो, खान सर के बारे में हो, चाहे मनीष कश्यप को लेकर हो, और आपका नाम भी आता है, पल्लव जी का, तो छत्तीसगढ़ को चुनना कैसा, क्या फैसला किस हिसाब से लिया आपने? मेरे पापा मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में थे, MES में थे। हम लोग आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों के साथ रहे। तो नक्सल क्षेत्र में काम करने की मेरी हमेशा इच्छा थी। झारखंड, छत्तीसगढ़ दोनों मैंने अपना ऑप्शन में रखा था, और मुझे खुशी है कि छत्तीसगढ़ में, बस्तर में मैं 6 वर्ष दंतेवाड़ा जैसे अति संवेदनशील नक्सल क्षेत्र में रहा, और वहाँ के काम करने में एक अलग सेटिस्फैक्शन और एक अलग मुझे आनंद आया। मैं और मेरी पत्नी भी डॉक्टर हैं। हम लोगों ने वहाँ 200 से ज़्यादा फ्री मेडिकल कैंप लगाए। लाखों जो आदिवासी, जो रिमोट लोग थे, उनका हम लोगों ने इलाज किया। कहीं ना कहीं दिल और दिमाग से हम जो वहाँ के लोकल लोग थे उनके साथ जुड़ पाए, और यही कारण रहा कि दंतेवाड़ा में रहते हुए लुगुनवराटू हमने अभियान लॉन्च किया था, सरेंडर कैंपेन, जिसमें 1000 से ज़्यादा माओवादी आत्मसमर्पण हुए। और फिर उस अभियान को देख के आसपास के ज़िले भी अलग अलग नाम से इसी आधार पर उन्होंने भी कैंपेन चलाया, और वहाँ भी लोग आत्मसमर्पण किए। निश्चित रूप से मेरी कोशिश रही है कि जहाँ भी मैं रहूँ, जनता के साथ जुड़ के काम करूँ, जनता के जो प्रॉब्लम्स हैं उससे जुड़ के काम किया जाए, और वहाँ की जो प्राथमिकताएं हैं उसके आधार पे कार्य किया जाए। और यदि हम लोगों को सुकून दे पाएँ तो इससे बड़ी चीज़ कुछ नहीं हो सकती। दंतेवाड़ा में हमने नक्सल अभियान के रूप में काम किया, जबकि दुर्ग में आने के बाद साइबर फ्रॉड से लेके वो जो ऑनलाइन बेटिंग जो बहुत बड़ा इशू था, महादेव ऐप, उसको दफ्ताबूत किया। 35 से ज़्यादा सेंटर्स पे जो है रेड कार्रवाई की गई। ट्रैफिक अवेयरनेस का काम किया गया, साइबर अवेयरनेस का काम किया गया। पहली बार साइबर अवेयरनेस जो है वो एक नेशनल लेवल पर एक बात आई साइबर अवेयरनेस की, और जो हमने अवेयरनेस के लिए वीडियोज़ बनाया, एक वीडियो को 10 करोड़ से ज़्यादा व्यूज किए गए,
और मुझे खुशी है कि आज भी डेली 100 से ज़्यादा कॉल मुझे आते हैं जो कहते हैं कि सर हमने वीडियो देखा तो हमारे साथ भी सेम फ्रॉड होने वाला था, हम सतर्क हो गए और हम बच गए। यदि डेली 50-100 लोग साइबर फ्रॉड वीडियो देख के बच सकते हैं तो अपने आप में बहुत बड़ा सफलता है। हमें प्रिवेंशन पे भी काम करना है। पुलिसिंग में ज़्यादा हम लोग डिटेक्शन पे काम, डिटेक्शन भी ज़रूरी है, प्रिवेंशन का अपना रोल है, डिटेक्शन का अपना रोल है, प्रोसिक्यूशन का अपना रोल है। जब हम तीनों पे एक साथ काम करेंगे तब जाके हम पुलिसिंग को एक नए स्टैंडर्ड पे लेके आ पाएंगे। 21वीं सदी में जब मैं दुर्ग में था तो मुझे खुशी है कि 150 से ज़्यादा हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और 150 पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी आरोपियों ने माना कि उन्होंने वो अपराध किया है। बिना किसी को मारे पीटे धमकाए वो खुद अपनी स्वेच्छा से बोले। ये दिल से दिल का कनेक्शन होता है। यदि हम अपराधियों से बातचीत करेंगे, उनकी पर्सनल काउंसलिंग करेंगे, फैमिली काउंसलिंग करेंगे तो अपराधी दोबारा अपराध नहीं करेगा। मैंने दुर्ग में देखा कि एक अपराधी 3 बार जेल गया, चौथी बार निकला तो और बड़ा अपराधी बन गया। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम अपराधी से नहीं, अपराध से घृणा करें। हम अपराधी को समाज में जुड़ने का मौका दें। यदि हम अपराधी का केवल तिरस्कार करेंगे तो वो अपराधी से ही केवल बातचीत करेगा और वो आपस में और अपराध सीखेगा। तो कहीं ना कहीं क्राइम में प्रिवेंशन का बहुत बड़ा रोल है। हमें समाज में बताना पड़ेगा। नशा एक बहुत बड़ी तकलीफ है। दुर्ग में नशा पे लगातार कार्रवाई की गई। यहाँ भी ये ट्रांजिट रूट है गांजा का, यहाँ भी आने के बाद 2 बार गांजे की बड़ी खेप पकड़ी गई। हमारी कोशिश है कि जो नशा है उसको कम किया जाए। वो सोल्यूशन का सूंघने की नशा हो, गांजे का नशा हो, शराब का हो, स्मैक हीरोइन का हो, सब पे कार्य करने की ज़रूरत है। यदि हम नशे पे हम कार्रवाई करेंगे तो उससे अपराध में भी कमी आएगी। हमारा प्रोग्राम है सर तीखी चर्चा, जिसमें हम किसी हो हल्ला के उन सुलगते सवाल को अपने लोगों से पूछते हैं, चाहे राजनीतिक हो चाहे प्रशासनिक हो, क्योंकि आप अपने बारे में सभी लोग जान रहे हैं और हम भी कोशिश किए आपसे उगाने की कि आप बताएं उन चीज़ों को जो आपके मन में है। लेकिन अब मेरे मन में एक सवाल बार बार चुभ रहा है। एक रोता हुआ है एसपी दंतेवाड़ा घटना के बाद हमने पहली बार देखा कि एक रोता हुआ एसपी मिला हमको। जब आपके बोलने पे कोई सब इंस्पेक्टर और पूरी पुलिस की टीम अभियान में गई हो, दूरदर्शन टीम को हम अकम्पनी कर रहे थे, वहाँ से जस्ट पहले मैं निकला और आगे जो है एम्बुश लगा हुआ था, इसमें एक सब इंस्पेक्टर शहीद हुआ। आंखों के सामने यदि कोई शहीद होता है तो निश्चित रूप से बहुत दर्द होता है। पुलिस अब परिवार बोलते हैं, हमें परिवार की तरफ फील भी करना है। और वो एक दिन था जो याद है अभी भी, 30 अक्टूबर 2018, और उसके बाद माननीय विधायक भीमा मंडावी जी की नक्सलियों ने हत्या की। और उसके बाद दंतेवाड़ा पुलिस तत्कालीन पुलिस अधीक्षक मैं था, हमने अपनी कमर कसी और अगले 3 वर्षों में वीरता पुरस्कार भी उसी 70 से ज़्यादा माओवादियों को हमने मार गिराया। 1000 से ज़्यादा माओवादी सरेंडर हुए, 400 से ज़्यादा माओवादी गिरफ्तार किए गए। एक वो दिन था। हमेशा मानना है कि हमें अपनी भावनाओं पे कंट्रोल करना चाहिए। मैं डॉक्टर भी था, जब शुरू में मैं डॉक्टरी में गया तो रोड एक्सीडेंट वाले आते थे, मरते थे, हम ऑपरेशन करने के बाद भी नहीं बचा पाते थे। शुरू में दर्द होता था, हम रोते थे। धीरे धीरे करके हम मजबूत बने। वैसे ही पुलिसिंग में आया, वो रोता हुआ एक समय था, फिर मजबूत हुई। मेरा हमेशा मानना है कि अजय पुलिस अधिकारी रोने से कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। हमें बीमारी को ख़त्म करना चाहिए। वो डॉक्टर अच्छा नहीं जो रोता रहे, वो डॉक्टर अच्छा है जो किसी को ठीक कर पाए और जो सही ट्रीटमेंट है वो करे। किसी का यदि हाथ काटने से पूरा शरीर बच सकता है तो हमें हाथ काटने से नहीं डरना चाहिए। यदि समाज का कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको जेल भेजने से समाज का उत्थान हो सकता है तो उस पर अपराध कायम करके उस पर विधि संगत कार्रवाई करना चाहिए। आप डॉक्टर की बात करते हैं, आप मनोचिकित्सक रहे हैं, क्योंकि सवाल तीखा होगा सर कि जब आप मनोविज्ञान में रहे हैं, इंसानी दिमाग को, इंसानी शरीर को आप समझते हैं, लेकिन किसी महिला या कोई पुरुष, छोटा अपराधी हो या बड़ा अपराधी हो, उसको कैमरे में लाना और उसको एक्सपोज की तरह पेश कर देना, उसकी मानसिक स्थिति कैसी रही होगी सर उस दरमियान? क्योंकि अपराध तो हमेशा छोटा बड़ा करते रहे होंगे, तो उनकी कुछ ना कुछ ऐसी स्थिति रही होगी जिस आधार पर वो किस अपराध में है। छोटे अपराध को हमने कई सारे ऐसे वीडियो भी देखे जो छोटे अपराध थे, मतलब 2000 की चोरी कर लिए, आपने वीडियो लाया, कैमरा के सामने बोले, और वो उस टाइम तो डरी हुई थी, बाहर जा कर के वो तो अपना चेहरा दिखा भी नहीं पाई। देखिए, मुझे खुशी है कि दंतेवाड़ा दुर्ग में जो भी दुर्ग की बात जो भी अपराधी 150 हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए, एक व्यक्ति ने भी दोबारा अपराध नहीं किया।
और उनके दोस्तों ने भी अपराध छोड़ दिया। मतलब आप अपराधी की तरह ही सोचेंगे सर? बिल्कुल, मेरी कोशिश ये थी कि वो अपराधी को ग्लानि होनी चाहिए कि उसने क्या गलती की, अपराधी को पता होना। जब मैं दुर्ग में गया था तो उस टाइम सड़क पर केक काटना तलवार से उसको लोग फैशन मानते थे। बिल्कुल देखें, एक आदमी टेढ़ा गाड़ी चला रहा है, 100 लोग उसको ट्वीट करके उसको अंगूठा दिखाते थे, कोई दिल का साइन बनाते थे, उसी को अच्छा समझाता था। लोग स्मोक करते हुए जो है अपना इंस्टाग्राम पे फोटो लगाते थे। जब हमने उनको जनता के सामने रखा तब जाके लोगों के अंदर जो ट्रेंड था, जो कि गैर कानूनी चीज़ों का ट्रेंड था, वो कानूनी चीज़ों की तरफ बढ़ा। निश्चित रूप से जनता को कानून के बारे में बताना सही है। जो लोग गलती करते हैं, जब स्कूल में टीचर होती है, जब बच्चे गलत करते हैं, पूरे क्लास के सामने उनको पनिश किया जाता है। पनिशमेंट, यदि हम सही आदमी को पनिश कर रहे हैं तो वहाँ गलती है। और सभी को विधि संगत रूप से माननीय न्यायालय के सामने पेश किया गया और निश्चित रूप से जो भी कानून को तोड़ता है उसको हमने उसको पेश किया। उसके मुंह हमने कभी किसी को फोर्स नहीं किया। हमने एक भी व्यक्ति को नहीं बोला कि आप ये बोले, हमने ये अपराध नहीं किया। हमने किसी को ये नहीं बोला कि आप मानो। हमने उससे प्रश्न पूछा, जो जवाब नहीं देना चाहता था जवाब नहीं दिया। ऐसे तो नहीं है कि आप ऐसे अधिकारी हैं जो कैमरा एडिक्शन हो, कैमरा को साथ लेके चलते हैं। दूसरे आप तो अपनी निजता तो ला दिए, लेकिन दूसरी की निजता का हनन नहीं हो रहा है सर। भाई, जो आदमी गैर कानूनी काम करता है, नहीं, गैर कानूनी की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे आप रोड में हैं, कई ऐसे लोग आते हैं जो कभी कभी हो सकता है इमरजेंसी में हेलमेट ना लगाया, भाई चाबी इमरजेंसी में उन्होंने नहीं लगाया तो हेलमेट नहीं लगाना एक अपराध है। मैंने उसको ये नहीं बोला कि आपने चोरी की, मैंने उसको ये नहीं बोला आपने डकैती किया, मैंने उनको यही बोला आपने हेलमेट नहीं लगाया। उसको देख के ज़्यादा लोग हेलमेट लगाने लगे। मुझे खुशी है, जब मैं दुर्ग में गया था तो 10% लोग हेलमेट लगाते थे। जब मैं दुर्ग में निकला तो हाईवे में 90% लोग हेलमेट लगाते थे। जब मैं गया तो डेली वहाँ पे साल में 360 लोगों की जाने जाती थी। पहली बार ऐसा हुआ कि मार्च, अप्रैल, मई, जून के महीने में पिछले साल के मुकाबले डेथ कम हुए, लोग घायल लोग कम हुए। यदि सैकड़ों लोगों की जान बच सकती है इस चीज से तो हमें जरूर करना चाहिए। निश्चित रूप से हर चीज का एक पक्ष विपक्ष हो सकता है, हाँ। लेकिन निश्चित रूप से हमने किसी को जलील नहीं किया। कोई भी व्यक्ति, एक भी व्यक्ति ने जाके शिकायत नहीं करी, एक भी व्यक्ति ने, और निश्चित रूप से उसके बाद में काउंसलिंग भी की जाती थी। आपने शिकायत की बात कही कि ये खामियाजा तो नहीं है कि दुर्ग से अचानक, क्योंकि कई ऐसे लोगों को आपने रोका होगा जो तो कैमरा में भी आए होंगे, कई नहीं आए होंगे, कई शिकायत नहीं किए होंगे, लेकिन ऊपरी तौर पे उनकी बात होती रही होगी कि इनको हटाया जाए यहाँ से, क्योंकि हमारे काम को ये रोक रहे हैं। देखिए, विशेषाधिकार माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का शुक्रगुजार हूँ। उनकी शासन में 4.5 साल में एसपी रहा, मैं दंतेवाड़ा एसपी रहा, जांजगीर एसपी रहा, दुर्ग। ट्रांसफर पोस्टिंग शासन का विशेषाधिकार है, ट्रांसफर पोस्टिंग कोई पनिशमेंट नहीं है। जहां तक इसकी बात है, हमेशा मैं जनता के साथ कांटेक्ट में रहा और निश्चित रूप से जो जनता को जो भलाई हो। जब हम बच्चे को दवाई पिलाते हैं, दवाई कड़वी होती है, बच्चा मना करता है, लेकिन बाद में वही दवाई काम आती है। हम बच्चों को इंजेक्शन लगाते हैं, वैक्सीन लगाते हैं, टेटनस का, डीपीटी का, बच्चा नहीं लेना चाहता, लेकिन जब इंजेक्शन लगता है तो बाद में फायदा होता है। मुझे खुशी है कि हमने सबको बराबर रख के वो अभियान चलाया। वो माननीय राजनीति के लोग हों, माननीय पुलिस के बच्चे हों, माननीय प्रेस के लोग हों, वो लोग किसी भी, सबको हमने बराबरी में तोला। कभी किसी को अमीर गरीब में अंतर नहीं किया, कभी किसी पद पे अंतर नहीं किया, कभी किसी के रसूख पे अलग नहीं किया। जो हुआ सबके साथ हुआ। और मेरा मानना है कि यदि हम समाज में आईना नहीं दिखाएंगे तो जाने जाती रहेंगी। या तो हम जाने गंवाएं, लोग एक्सीडेंट्स में काफ़ी लोग मर रहे हैं, काफ़ी लोगों का हाथ पैर कट जा रहे हैं, हाथ पैर गए, तो या तो हम लोगों को बढ़ता छोड़ दें या लोगों को आईना दिखाएं और उसको एनफोर्स करें। हमारी कार्रवाई हुई। मैं बताऊँ, डेटा हमें सपोर्ट कर रहा है कि पहली बार 10 साल में एक्सीडेंट रेट्स कम हुए, 10 साल में पहली बार मोर्टेलिटी कम हुई, पहली बार 10 साल में घायलों की संख्या कम हुई। मतलब आप सिंघम अंदाज में ही काम करेंगे कि मेरा एक कार्य करने का पैटर्न है, मैं इसी को फॉलो करूंगा। चाहे जैसे हम कई थानों में गए हैं तो जो उनके बात करने का अंदाज रहता है, फ्लो में जो उन बात कर लेते हैं वो सही रहता है। आप रोड में भी वही अंदाज बात करते हैं। कोई महिला जा रही तो तुमको तुम्हारे पति से प्यार नहीं है क्या, और तुम उसकी जान गंवाना चाहती क्या, इस तरह के शब्द, क्या वो, देखिए मैं बार बार इसलिए उन शब्दों को बार बार कह रहा हूँ क्योंकि आप ज्यादातर इंस्टाग्राम में या फेसबुक में, ट्विटर में ये ज्यादातर ट्रेंड कर रहा है। देखिए, मैंने एक भी व्यक्ति के साथ अभद्र भाषा में प्रयोग नहीं किया।
जब आप लाइव जाते हैं, लाइव जाना आसान चीज़ नहीं होता। हाँ। जब आप धूप में पूरे टाइम लाइव हैं, आप लोगों को समझाते हैं, कुछ चीज़ों को इंटरप्रेट अलग ढंग से किया जा सकता है, लेकिन उसका सकारात्मक रोल जो मैं बता रहा हूँ कि जो सीट बेल्ट लगाने वाले लोग जो दुर्ग भिलाई में 5% से कम थे, मेरे आने के समय 100% लोग सीट बेल्ट लगा रहे थे। यदि लोगों की जान बच सकती है, निश्चित रूप से आप कोई भी कार्रवाई करते हो उसको अच्छी तरीके से किया जा सकता है। जैसा आपने कहा, कुछ शब्दों का सही उपयोग किया जा सकता है, लेकिन मुझे खुशी है कि मैंने किसी को अभद्र शब्द नहीं बोला, इसीलिए आपको खामियाजा भुगतना पड़ा। कवर्धा आ गया। खैर, कवर्धा खामियाजा नहीं, ये मैं नहीं बोलूँगा। कवर्धा एक नक्सली क्षेत्र है, यहाँ पे धार्मिक उन्माद भी हुआ था, प्रायोरिटी का डिस्ट्रिक्ट है, बहुत चैलेंजिंग डिस्ट्रिक्ट है। जब मैं 6 साल दंतेवाड़ा था, तब भी मैं दंतेवाड़ा ही रहना चाहता था। किसी को कुछ और प्रायोरिटीज हो नहीं, हमको तो देखने में ऐसे लग रहा है पल्लव साहब का वीडियो नहीं आ रहा है, तो उनका यही इरादा था कि पल्लव साहब को जो लोगों के एक्सपायर रहते थे कवर्धा में जाएंगे, अभी कुछ दिनों से उनका वीडियो नहीं आ रहा है, हम यही चाह रहे थे। डेली मेरे वीडियो जा रहे हैं, आप इंस्टाग्राम खोल के देखें। कल भी मैं नीट के बच्चों को मैंने शुभकामनाएं दी हैं। साइबर पे मेरे 10 से ज़्यादा वीडियो जा चुके हैं। साइबर अवेयरनेस पे मैं काम कर रहा हूँ। यहाँ की जो ज़रूरतें हैं वो अलग हैं। यहाँ पे कोई नक्सल अभियान है, नक्सल अभियान आप खुल के सड़क पर आकर नहीं कर सकते। नक्सल अभियान आपको एक सिस्टम बनाना पड़ता है सूचना का, नक्सलियों को ख़त्म करना पड़ता है। यहाँ पे हॉटस्पॉट्स हम देख रहे हैं, कहाँ पे एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं वहाँ पे चेकिंग कराई जाएगी, जिससे भी जनता को फ़ायदा हो, जो इस जगह की प्रायोरिटी है। लगातार यहाँ की जनता मेरे से डेली कम से कम 400 से 500 लोग मेरे से मिलते हैं। उनको किसी को कैरियर गाइडेंस चाहिए, किसी को नीट की गाइडेंस चाहिए, किसी को जो काफ़ी दुखी हैं वो उनको अपना सुसाइड हेल्पलाइन में द्वारा चलाया जा रहा है। मुझे खुशी है कि पिछले 10 साल में जहां भी मैं पदस्थ रहा 0% सुसाइड रेट पुलिस में रहा है और 0% एक दूसरे को मारने की घटना रही है, जबकि बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं बाकी जिलों में। रिकॉर्डेड नहीं है, रिकॉर्डेड है। मेरे पास जब भी मैं रहा हूँ 0 सुसाइड है। आप देखें बाकी सुसाइड रेट पुलिस में बहुत ज़्यादा है। तो क्योंकि मैं लगातार संवाद करता हूँ पुलिस कर्मियों के साथ। हाँ। और काफ़ी लोग हैं जो मुझे फ़ोन करते हैं, उनकी मैं रात में 2-3 घंटे मेरी काउंसलिंग चलती है। तो ये कहना कि ये पनिशमेंट है वो गलत है। किसी भी जगह को पनिशमेंट के रूप में नहीं बोलना चाहिए। यहाँ वो अनादर होगा। जो 21 लोग यहाँ मेरे से पहले पदस्थ रहे हैं, सभी अच्छे अधिकारी पदस्थ रहे। आप देख सकते हैं ज़्यादातर लोग आईजी हैं। यहाँ आनंद छाबड़ा सर हैं, वो आईजी दुर्ग हैं। सुंदरराज सर हैं, वो आईजी बस्तर हैं। बद्रीनाथ मीना सर हैं, वो आईजी बिलासपुर। जिला है तो किसी ना किसी को तो यहाँ भेजना पड़ेगा। तो मतलब अच्छे अधिकारी यहाँ रहे हैं। हाँ। अभी जो भी दुर्ग एसपी है जो मेरी जगह पे आए, सलभ कुमार सिन्हा जी, वो भी यहाँ पे एसपी रहे। तो आप देख सकते हैं कोई जगह खराब नहीं है, आदमी खराब होता है। हर जगह काम करने का स्कोप है। तो मैं इस स्टेटमेंट से बिल्कुल वाकया नहीं रखता कि मुझे डिमोट किया गया है। मैं तो मानता हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट जिला था, धार्मिक उन्माद हुआ था, चुनाव नज़दीक है, इसके लिए चैलेंज के रूप में मुझे यहाँ भेजा गया। 4 आपके नाम के साथ पल्लव भी आता है। आप पुलिस संवाद की बात किए, 4P जो ज़्यादा ही पुलिस को घेरती है। आपके हर जने को 3 घेरती होगी क्योंकि आपको एक P एक्स्ट्रा घेरता होगा। हम बात कर रहे हैं पब्लिक प्रेशर, पॉलिटिकल प्रेशर, पुलिस प्रेशर और एक पल्लव प्रेशर जो खुद को। तो देखिए, मुझे तीनों प्रेशर कभी नहीं हुआ। मेरा हमेशा मानना है कि पुलिस यदि ट्रांसपेरेंसी से काम करे, पुलिस अकाउंटेबिलिटी से काम करे, पुलिस प्रॉम्प्ट काम करे। मैं PPP की बात कर रहा हूँ, प्रॉम्प्ट, अकाउंटेबल, रेस्पॉन्सिबल यदि पुलिस रहे, कभी दबाव नहीं आता। मैंने एक केवल वीडियोज़ के कारण हटाने की बात आती है। वीडियोज़ मैं सितंबर से बना रहा हूँ। अभी आपका जून महीने में मेरी पोस्टिंग आई है। सितंबर, अक्टूबर, 9 महीने हो गए थे। लगातार जनता का ये था। अब सरकार की स्कीम्स ऑफ थिंग्स होती हैं कि चुनाव का टाइम है, किसको कहाँ पर पोस्टिंग दिया जाए। और मेरा हमेशा मानना है कि 1 साल के बाद आदमी काफ़ी कुछ सीख लेता है, नई जगह जाता है, नई चीज़ें सीखता है। तो मैं दंतेवाड़ा में भी काम किया, मैंने जांजगीर में काम किया, दुर्ग में काम किया, कवर्धा में कर रहा हूँ, कोंडागांव। 5 जिले में कभी भी मुझे राजनीतिक दबाव का कहीं कोई, सभी राजनीतिज्ञ चाहते हैं कि लोगों के भलाई के लिए काम हो। जब मैं जांजगीर में काम कर रहा था वहाँ माननीय स्पीकर महोदय का वो क्षेत्र था। जब मैं कोंडागांव में था तो वहाँ माननीय राज्य अध्यक्ष जो है मोहन मरकाम जी, उनका क्षेत्र था। जब मैं दुर्ग में था तो वहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय इरिगेशन मिनिस्टर जी, माननीय PHE मंत्री जी का वो क्षेत्र था। लगातार मैंने काम किया, मैंने लाइव काम किया। कभी मुझे फ़ोन नहीं आया, कभी किसी ने नहीं बोला कि इसके साथ ऐसा। जो भी गंभीर अपराध होते हैं, वो बलात्कार हो, मर्डर हो, अटेम्प्ट टू मर्डर हो,
कभी भी कोई राजनीतिक दल उसके लिए दबाव नहीं बनाता है। हमें ज़रूरी है कि हम सही चीज़ नेतागण को बताएं। नेतागण का हमेशा सपोर्ट मिलता है। छत्तीसगढ़ की राजनीति काफ़ी साफ सुथरी राजनीति है। मुझे 5 साल में कभी भी एक फ़ोन नहीं आया कि आप इस काम को वैसे कर लो। जहाँ तक पब्लिक प्रेशर की बात है, हम क्योंकि सरकार के टैक्स से हमारा सैलरी मिलता है, जनता की अपेक्षाएं हैं और पुलिस को उन अपेक्षाओं को पूरा करना चाहिए। मैं इस पर प्राउड फील करता हूँ कि मेरे ऑफिस में हर व्यक्ति की एंट्री है। एक भी व्यक्ति ऐसा ना हो जिसको मैं ऑफिस में नहीं मिलता हूँ। मैं पहला शायद पूरे देश में पुलिस अधीक्षक होऊंगा जिसने अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पब्लिक कर दिया। 7898815399 डेली 500 कॉल आते हैं मेरे पास और कम से कम 1300 व्हाट्सएप आते हैं। मैं पूरे 1300 व्हाट्सएप का जवाब देता हूँ, पूरे 500 कॉल रिसीव करता हूँ। और इसके कारण बहुत लोग जो परेशानी में रहते हैं, काफ़ी लोग दूसरे राज्य के हैं जो फ़ोन करते हैं, वो मेरे जुरिडिक्शन से बाहर है, वो बाकी जिलों के लोग फ़ोन करते हैं। मैं उन जिले के पुलिस एसपी साहब से बात करता हूँ, दूसरे राज्य में है वहाँ बात करता हूँ। निश्चित रूप से हमारी जनता के लिए काम करें तो हमें जनता का प्यार भी मिलता है, जनता का आशीर्वाद भी मिलता है और जनता से के लिए किए गए कार्य से सेटिस्फैक्शन और कुछ भी नहीं हो सकता। मैं भगवान का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इंडिया के बेस्ट मेडिकल कॉलेज से पढ़ने का मौका मिला और इंडिया की बेस्ट सर्विस में काम करने का मौका मिला। और जहाँ तक कोई ऐसा कोई, हाँ निश्चित रूप से आपने कहा कि कुछ भाषा का मैं और अच्छा उपयोग कर सकता हूँ। लाइफ एक सीखने का कर्व है। जब आप लाइव रहते हैं, लगातार बोल रहे होते हैं, कुछ चीज़ें ऊपर नीचे, लेकिन उसमें मैं कह सकता हूं कि पूरे वीडियो में एक भी व्यक्ति ऐसा अश्लील शब्द नहीं बोल सकता या अभद्र शब्द नहीं बोल सकता जो बोल सकता है पुलिस अधीक्षक ने हमारे साथ अभद्रता के साथ बात की। कवर्धावासी जानना चाहेंगे, क्योंकि जब आया तो आपका ग्रैंड वेलकम भी हुआ। वो सिंघम जो दुर्ग में तांडव मचाया, तांडव इसलिए जो कुछ ऐसे लोग थे, गुंडे मवाली और इस तरह के जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग थे, उनके ऊपर तांडव मचाया। कवर्धा में ये फेस कब शुरू होगा, ख़ास तौर पे चाहे हम ज़्यादातर देखते हैं पिछले वर्ष 150 के अधिक यहाँ सड़क दुर्घटनाएं हुई। आपने अच्छा काम दुर्ग में किया, जैसे कि यातायात को दुरुस्त करवाया। कवर्धावासी जानना चाहेंगे। बिल्कुल जल्दी होगा। यहाँ की प्रायोरिटी मैं देख रहा हूँ, मैं नया हूँ। किसी भी जगह पे आके वहाँ की वास्तु स्थिति को समझना बहुत ज़रूरी होता है। हम लोग मैपिंग करा रहे हैं कहाँ पे एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं, 2 पहिए के हो रहे हैं कि 4 पहिए के हो रहे हैं, किस टाइम पे हो रहा है, किन कारणों से हो रहा है, क्या उसके रीजन्स हैं। और फिर उसके जब आप बीमारी को समझोगे तो ही उसकी सही दवा कर पाओगे। एक दवाई हर बीमारी में काम नहीं आ सकती, हर जगह अलग है, हर पिच अलग है, हर पिच के लिए अलग तैयारी होती है। जल्दी ही अगले जब एक चीज़ों को समझ लूँगा तो एक कार्रवाई शुरू की जाएगी। दवाई और बीमारी की आप बात करते हैं, थानाओं में अधिकतर शिकायत आती थानाओं को लेकर कि यहाँ के जो थाना प्रभारी हैं हमारे मामलों को दबा दिए। खासतौर पे ये इलाका भी थोड़ा संवेदनशील है दोनों चीज़ों को लेकर, चाहे हिंदू मुस्लिम हो या अन्य किसी धार्मिक को लेकर या आपराधिक या नक्सली घटना को। कवर्धा में 7 लाख आबादी है, 6,10,000 मोबाइल यूजर्स हैं। सभी को मैंने अपना पर्सनल नंबर पब्लिक कर दिया है, 7898815399। जिनके पास इंटरनेट है, स्मार्टफोन है, वो व्हाट्सएप करके जानकारी दें। जिनके पास इंटरनेट नहीं है वो टेक्स्ट मैसेज करें। सभी की समस्याओं को सुना जाएगा और निराकरण किया जाएगा। आज के इलेक्ट्रॉनिक टेलीकॉम के युग में कोई ये नहीं बोल सकता कि हमारे पास मोबाइल नहीं है। यदि उनके पास मोबाइल नहीं है तो बगल वाले के मोबाइल से जाके मुझे SMS करें, हर आदमी की फरियाद सुनी जाएगी और जिसके साथ भी गलत होगा उस पर विधि संगत कार्रवाई की जाएगी। आप ऐसे पद में बैठे हैं जो हमेशा गरमयाल माहौल रहता है, आपके चेहरे में हमेशा विनम्रता और सहज और अच्छी मुस्कुराहट रहती है। अंतिम सवाल रहेगा सर मेरा कि भविष्य के लिए, आपके भविष्य के लिए आप किस तरह से देख रहे हैं इस, क्योंकि अचानक सडनली आपने MBBS से सीधा IPS आ गए और इसमें दे रहे हैं, तो भविष्य के लिए कुछ बताएं सर। मेरा हमेशा मानना है कि यदि हम अच्छी नीयत से काम करें तो भगवान भी आपका साथ देता है। मेरी नीयत हमेशा साफ रही है, मेरी नीयत है जन भलाई। कुछ लोगों ने कहा कि सर आप मीडिया में पॉपुलर होने के लिए काम कर रहे हो। उनको बताना चाहता हूँ कि मैं 6 वर्षों तक दंतेवाड़ा में था, तब मेरा ना तो फेसबुक अकाउंट था, ना मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट था, ना मेरा ट्विटर अकाउंट था। आज भी मैं केवल इंस्टाग्राम अकाउंट भी मैंने पोस्टिंग से 10-15 दिन पहले स्टार्ट किया है। सोशल मीडिया में आना मेरा कभी कोई क्योंकि दुर्ग में ज़्यादातर एजुकेशनल कैपिटल थी, वहाँ के लोग इंस्टाग्राम और फेसबुक से जुड़े हुए थे, उसी की भाषा समझते थे, इसके लिए मैं वहाँ पे जुड़ा।
यहाँ पर जो प्रायोरिटीज होंगी उसके लिए काम किया जाएगा। शासन प्रशासन मुझे जहाँ भी रखे, जो जिम्मेदारी दे, उस जिम्मेदारी को मैं पूरे लगन से काम करूँगा। और मैं जनता से आग्रह करता हूँ कि जो भी परेशान हो, बहुत दुखी हो, आत्महत्या ना करें। मेरे हेल्पलाइन नंबर 7898815399 पे फ़ोन करें। कभी भी आपको लगे आप साइबर फ्रॉड के शिकार की तरफ बन रहे हैं, आपको कोई डाउट है, तो फिर मेरे नंबर 7898815399 पे कॉल करें। कोई व्यक्ति को कैरियर गाइडेंस चाहिए, इंजीनियरिंग का, मेडिकल का, लॉ का, वो मुझे मेरे हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोन करें। जो लोग गैर कानूनी काम कर रहे हैं, मैं उनसे एक बार दोबारा जोड़ के दोनों हाथ रिक्वेस्ट करूँगा कि नियम आपके लिए बनाए गए हैं। समाज में यदि हम नियम को पालन करेंगे तो समाज अच्छा होगा। हम नियम तोड़ने में कभी प्राइड फील ना करें। हम ये ना सोचें कि हम रसूख है, हमारे पास पहुंच है, हमारे पास, तो हम नियम क्यों ना तोड़ें। यदि आज आप नियम को तोड़ेंगे तो कभी ना कभी विधान आपके ऊपर, विधि का विधान चलेगा और उसके बाद आपको कोई आपका रसूख और कोई पैसा आपको बचा नहीं पाएगा। ट्रैफिक नियमों का पालन करें। सीट बेल्ट लगाने से गंभीर एक्सीडेंट्स में जान बचती है। हेलमेट, ज़्यादातर रोड दो पहिया एक्सीडेंट में जो लोग मरते हैं वो बिना हेलमेट लगाए मरते हैं। हेलमेट लगाने वाले लोग 90% लोग बच सकते हैं। ट्रैफिक नियमों का पालन करें। अपने गुस्से पे कंट्रोल करें। काफ़ी लोग जो है गुस्से में आने के कारण काफ़ी तरह की हत्या कर देते हैं, मारपीट कर देते हैं और फिर फंस जाते हैं। अपने गुस्से पे, अपने उन्माद पे कंट्रोल करें। नशे से दूर हों। जो आदमी जो नशा कर रहा है उसको छोड़ने की कोशिश करे। नशा आपको शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से कमज़ोर बना देता है। तो यदि आप नशे से दूर रहेंगे, गुस्से पे कंट्रोल रखेंगे, नियमों को पालन करेंगे, तो आप एक सुखी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। मेरा कभी भी मकसद लोगों को परेशान करना नहीं होता है। मेरा मकसद रहता है कि लोग सुधरें, लोग नियमों का पालन करें, जिससे वो सुरक्षित रह सकें। आप खुद भी सुरक्षित रहें, दूसरों को भी सुरक्षित रखें। ये थे वर्तमान जिला कलेक्टर, एसपी, डीएसपी, जो भी आप बनना चाह रहे हों, उनके मार्गदर्शक के रूप में। गुनहगार हों, उनके भी मार्गदर्शक के रूप में। गुनाह के लिए नहीं, गुनाह से बचने के लिए। एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके मार्गदर्शक। आप किसी समस्या में हैं, उनके मार्गदर्शक। नाम शायद बताने की आवश्यकता नहीं, आप जान रहे हैं, अभिषेक पल्लवा जी हैं। और ऐसा एक बड़ा एक एटम बम है जो विस्फोट करते पूरे छा जाने वाले हैं। तो अपना पर्सनल नंबर भी आपको शेयर कर दिए हैं। सर से मिलिए, अगर किसी भी तरह की समस्या हो। बिल्कुल इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट मिलते हैं। हमें भी सर आपने समय दिया, हमारे चैनल को और हमको समय दिया, और हमारे दर्शक को आपने अच्छे गाइडेंस दिए, और ऐसे सुलगते सवाल को आपने बड़ी आसानी से जवाब दिया। इसके लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। और हमारे साथ बने के लिए रहने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। पब्लिक शहर, नमस्कार।